संविधान की ओर कैसे है ना, पहला चैप्टर इसी से शुरुआत करते हैं। संविधान जिसके माध्यम से किसी देश को सुचारू रूप से यानी ढंग से चलाया जा सकता है, अर्थात ऐसी लिखित पुस्तक जो शासन चलाने में सहायक हो। लिखित पुस्तक इसलिए क्योंकि इंडिया की बात होती है तो इंडिया में लिखित है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है लिखित है, ठीक है ना। कुछ जगह पर सिर्फ बोलने वाला है, बोलने वाले मतलब वर्बल वाला भी है, लिखित नहीं है। संविधान सरकार, समूह, न्यायालय व अन्य संगठनों के बीच सामंजस्य, विश्वास और तालमेल बिठाता है। क्या करता है? गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, है ना, इन सब के बीच में क्या करता है? कोलैबोरेशन बनाता है कि आप सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करोगे और आप सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो और सबकी पावर्स अलग अलग है। आप इसके साथ चलोगे, ये आपके साथ चलोगे, ठीक है ना। कोई अकेला बंदा अपनी पावर का एग्जैक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है ना, एक्सेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सैद्धांतिक रूप से निर्णय का माध्यम, शक्तियों पर प्रतिबंध, वही है कि सबकी शक्तियों पर, पावर्स पर लिमिट लगाई गई है कि किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर्स ना हो। वह आकांक्षाओं तथा लक्ष्य को पूरा करना इनका उद्देश्य है। और जो भी लक्ष्य गवर्नमेंट ने बनाया, कोई भी है, हर गवर्नमेंट क्या आती है? 5 ईयर प्लान बनाती है कि हमें अगले 5 साल में ये करना है, अगले 5 साल में ये करना है। अच्छा, 5 साल वाला प्लान क्यों बनाया? 6 का क्यों नहीं बनाया? 15 का क्यों नहीं बनाया? ये बताओ। क्योंकि 5 साल गवर्नमेंट रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट 5 साल ही चुनी जाती थी, तो हमने 5 साल वाला गेम शुरू करा है कि हम 5 साल वाला एक 5 ईयर प्लान बनाते हैं ताकि लोगों के दिमाग में मैनिपुलेशन रहे कि हाँ 5 साल के लिए से चुनते तो हमारे लिए ये काम करेगा। हो सकता है बिजली के लिए हो, सड़कों के लिए हो, गांव का विकास हो, स्कूल्स का विकास हो, जो भी अलग अलग लेवल है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। अराजकता से रोकता है ताकि कोई भी अपनी पावर को ऐसा ना करे कि सिर्फ मैं ही सबसे ज्यादा पावरफुल और जो मैं चाहता हूँ वो मैं लागू कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होगा। तुम चाहो भी तो वो लागू नहीं होगा। उस कॉन्स्टिट्यूशन में उस किसी भी लॉ को या रूल को पास कराने के लिए तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा? दूसरों से मंजूरी लेनी पड़ेगी, तभी पास होगा। संविधान राष्ट्र व शासन प्रणाली का आईना है, ठीक है ना। एक गवर्नमेंट कैसे चलती है, राष्ट्र मतलब पूरी कंट्री, और शासन प्रणाली मतलब वो गवर्नमेंट रूल कैसे करेगी। अब उस रूल्स में सबके लिए, सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ही नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए भी है और गवर्नमेंट के अलावा यहाँ के सिटीजन्स के लिए भी चीजें लिखी हुई है कि नागरिकों के लिए ये चीजें हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए ये चीजें हैं और गवर्नमेंट के लिए ये चीजें हैं, ठीक है ना। अब सबके बारे में जब नेक्स्ट चैप्टर आता रहेगा तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे। जैसे प्रस्तावना संविधान का दर्पण है। संविधान सभा का गठन, फिर इसमें बीच में दिया हुआ संविधान सभा का गठन कब हुआ था? कैबिनेट योजना अनुसार सभा में 389 सदस्य थे, उनमें से 292 सदस्य यानी 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के प्रारूप में, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर के प्रांत में और 93 भारतीय रियासतों के थे। उस टाइम पर जब लिखा गया था तब रियासतें वगैरह थी, ठीक है ना। अभी तुम हिस्ट्री में पढ़ोगे कि 545 रियासतें थी, ठीक है ना। रजवाड़े वगैरह जो थे या मुगल जो थे, नवाब थे, उनके पास रियासतें थी, तो उनके कुछ लोग बैठे क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के भी कुछ लोग बैठे और इंडियंस भी कुछ बैठे, ठीक है ना। ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिए गए। जैसे 10 लाख लोगों पर एक स्थान, यानी अगर आप खड़े होते हो, ठीक है ना, तो आप उस प्रांत के अकॉर्डिंग, आपके प्रांत में मान लो 10 लाख लोग हैं, तो उन 10 लाख लोगों को तो बुला नहीं सकते एक साथ कि 10 लाख लोग अपनी अपनी मंजूरी बताओ जी क्या क्या तुम्हें चाहिए, और 10 लाख लोग पता नहीं क्या क्या चीजें बता देंगे। कोई कह रहा सड़कें चाहिए, कोई कह रहा बिजली चाहिए, कोई कह रहा पानी चाहिए, तो सबके बिहाफ पर एक बंदा रख दिया और उस एक बंदे की बात सुनी जाती है और उसको आगे फिर इम्प्लीमेंट करते हैं कि हाँ ये लागू करेंगे। प्रत्येक प्रांत को सीटों को 3 प्रमुख समुदाय, मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्याओं के अनुपात में बांटा, ठीक है ना। मुसलमान में एक बंदा मुसलमानों के लिए ले लिया, सिक्स यानी पंजाबी में से एक बंदा पंजाबी के लिए, और सामान्य में उनकी जनसंख्याओं यानी जो भी और बचे जैसे जैनीज है ना, पारसीज है, उन सब में से एक एक बंदा जरूर लिया, क्योंकि कुछ चीजें उनके यहाँ वाला ही आके बता सकता है। जैसे मुस्लिम्स के लिए कोई चीजें हैं, सिख्स के लिए कोई चीजें हैं, हिंदूज के लिए कोई चीजें हैं, पारसीज के लिए कोई चीज, जो वो चीजें वो ही वो बता सकते हैं, ठीक है ना। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय करा। फिर वो देशी रियासतों में जिसको वो चाहते थे या जिसे नंबर ऑफ वोट ज्यादा या जिसे पब्लिक ज्यादा चाहती है उसी को खड़ा कर देते थे कि आप यहाँ से चुने जाओगे। जुलाई 1946 को संविधान सभा के चुनाव करवाए गए। संविधान सभा के, इंडिया के नहीं, इलेक्शन के नहीं, संविधान सभा के, ठीक है ना। सर डेट क्या थी? 1946 जुलाई,
वैसे वो सब वीडियो में जब तुम दोबारा से देखोगे तुम्हें सब दिखेगा, चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो बात। जिनमें मुसलमानों को 73 स्थान, कांग्रेस को 199 स्थान, निर्दलीय को 11 तथा सिखों के 21 प्रतिनिधि निर्वाचित किए चुने। मुसलमानों के लिए 73, कांग्रेस के लिए 199, सिख 11 और 21 अन्य में आ गए। अन्य में सब आ गए वो जैनी वगैरह, तो जैनी बहुत थोड़े से, ठीक है, जैन बहुत थोड़े थे, उनकी बात भी सुननी पड़ती है। ऐसा नहीं कि तुम जैन को छोड़ दोगे, कि जैन को छोड़ो इनके बारे में नहीं कर रहे कुछ, या क्या कह सकते हैं पारसियों के बारे में कुछ नहीं कर रहे। ऐसी जैसे सचिन तेंदुलकर है, तेंदुलकर तुम्हारे पूरी क्लास में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसकी कास्ट तेंदुलकर होगी। राहुल द्रविड़ है ना, कोहली वगैरह तो तुमने सुना होगा शायद, अगर तुम्हारे पास हो तो होगा, लेकिन तेंदुलकर या गंभीर या इस तरीके की जो कास्ट है तुमने नहीं सुनी थी। तो वो भी किसी न किसी प्रांत से आ रहे हैं ना, वो वाली कास्ट है जो तुमने कभी नहीं सुनी है ना। शर्मा, वर्मा, ये अंसारीज और टाटा कहाँ सुनी होगी? टाटा तुम्हारी क्लास में होगा ही नहीं कोई। नहीं सर, तो रेयर है ना। हाँ रेयर में तो अलग बात है ना, मैं वो बता रहा हूँ जो है अभी। जो नहीं है तो उनके लिए कौन आता है? उनके लिए वही तो, टाटा तो खैर खुद ही इतना अमीर है कि वो गवर्नमेंट ही पूरी उनके हाथ में, ठीक है ना। 3 जून 1947 को योजनानुसार भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे। वही है फिर 1947 को क्या हुआ? 15 अगस्त को डिवाइड हो गई कंट्री, एक इंडिया बन गया और एक पाकिस्तान बन गया। तो 3 जून तो अगस्त के बाद ही आता है जून, मेंबर्स भी चले गए, तो वो तो हटा ही दिए ना उन्हें। जब पाकिस्तान कंट्री अलग हो गई तो वो इंडिया के लिए फैसला क्यों लेंगे? अब मान लो तुम है ना, ये बच्चा बड़ा हो गया 18 साल का, उसकी शादी कर दी इसके घर वालों ने, अब इसने अपना अलग घर ले लिया, अलग हो गया मतलब माँ बाप से, तो क्या हुआ? अब फैसले जो है ये अपने घर के अपने अलग ही ले रहा है, तो ये अब उस घर में दखल अंदाजी नहीं कर रहा है जिसमें ये पहले रहता था। अब पाकिस्तान कंट्री ही अलग हो गई ना, कंट्री अलग हो गई तो फिर टेंशन ही क्या है। संविधान का स्वरूप कैसा है? संविधान सभा का गठन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। संप्रदायों के आधार, संप्रदाय क्या होता है? संविधान सभा का गठन संप्रदाय के अकॉर्डिंग, कम्युनिटी के आधार पर किया गया। मुस्लिम्स ने मुस्लिम को चुना, सिख ने सिख को चुना, अन्य संप्रदायों व सामान्य वर्ग भी शामिल थे, जर्नल कैटेगरी है ना। फिर वहां पर कैटेगरीज हो गई, SC ST OBC, ठीक है ना। संविधान सभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया। अप्रत्यक्ष जानते हो ना, कौन सी होती है बताओ? जिसे खुद चुनते हैं, मतलब कैसे चुनते हैं? अब जैसे ये बच्चा, इसका नाम X ले लेते हैं रहीम, तो ये मुस्लिम्स के लिए हो गया। बता रही हो, फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। बताओ। खुद जाके मतलब खुद चुन सकते हैं, इन 2-3 लोगों ने हाथ खड़ा किया, इनमें से चुन लिया। 3 लोग हैं, मान लो आप तीनों ही इलेक्शन में खड़े हुए हैं ना, आप तीनों में से मैं किसी एक बंदे को चुनूंगा, जिसे देख सकते हैं। समझ में आई? किसी एक बंदे को चुनूंगा, और वो किस आधार पर चुनूंगा? देखो मैं अपने 3 ही आधार मानूंगा। या तो कोई मेरे लिए अच्छी तरीके से काम कर रहा है ना, मेरे लिए डेवलपमेंट वाला काम कर रहा है। एक ज्यादातर, हाँ ऐसा मान सकते हैं, ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, ऐसा गलत है लेकिन ये कि अगर हम हिंदूज हैं तो हम मुस्लिम किसी प्रतिनिधि को नहीं चुन रहे अपने इलाके में। हो सकता है मुस्लिम प्रतिनिधि या सिख प्रतिनिधि या किसी और जैनी प्रतिनिधि ज्यादा अच्छा काम कर रहा है हिंदू प्रतिनिधि के मुकाबले, है ना। या हम मुस्लिम हैं तो हम हिंदूज को नहीं चुन सकते, गलत बात है। हम किसी को भी उस बंदे को चुनेंगे जो हमारे लिए डेवलपमेंट का काम करे। तो आपको डेवलपमेंट चाहिए या अपना धर्म या जात चाहिए? वो है ना एक डायलॉग, वोट योर कास्ट और कास्ट योर वोट, मतलब अपना वोट डालिए तो उसको डालिए जिसको आप सही मानते हो, ना कि उसको डालिए जो आपकी जात या धर्म का। वोट योर कास्ट मतलब हो गया अपनी कास्ट को। अब तुम शर्माज हो तो सब शर्मा को दिया, भले शर्मा काम कर रहा है नहीं कर रहा, शर्मा को दिया। वर्मा हो तो वर्मा को दिया, अंसारी हो तो अंसारी को दिया, खान है खान को दिया, पंजाबी हो पंजाबी को दिया, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना। संविधान सभा में कांग्रेस की प्रमुखता थी। संविधान सभा में कांग्रेस प्रमुख यानी मेन थी, क्योंकि सबसे पहली पार्टी जब गवर्नमेंट बनी आज़ाद होने के बाद तो कांग्रेस ही थी ना। और कांग्रेस में देखो हर तरीके का नेता था, इसलिए अभी तुम 12th में पढ़ोगे उसको अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। अम्ब्रेला जानते हो? एक अम्ब्रेला में ना आप मल्टी कलर्स कर दो, बहुत सारी लेयर्स होती है ना अम्ब्रेला में, रेड ग्रीन ब्लू येलो वाइट ऑरेंज, जो आपका मन करे, या रेनबो भी बोलते हैं। यानी उसमें हर धर्म का, हर जात का, हर जगह का इंसान था और वो अपने अपने यहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है ना। तथा विरोधी दल के सदस्यों की संख्या नाम मात्र थी, और विरोधी में बहुत कम लोग थे क्योंकि ज्यादातर कांग्रेस में ही थे ना,
सारे ज्यादातर कांग्रेस में तो विरोधी यानी ओपोजिशन में क्या मैं आजकल तो ओपोजिशन भी मजबूत है और जो चला रही है गवर्नमेंट वो भी मजबूत है, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अधिवेशन आरंभ हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निर्वाचित किया कि ठीक है हम आपको चुनते हैं, वी आर इलेक्टिंग यू। संविधान सभा का लीडर किसको इलेक्ट कर रहे हैं? यू। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को क्या कर दिया? संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि हम क्या करते हैं, हम संविधान बनाते हैं। संविधान मतलब एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग मैं या हम या हमारे बाद जितनी भी गवर्नमेंट आएगी वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगी। अब उसकी जिम्मेदारी किसे दी? उसकी जिम्मेदारी दे दी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कि आप बनाएंगे सर, ठीक है ना। बनाएंगे मतलब लिखना ही, मतलब कि आप लिखेंगे। तो उन्होंने फिर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा, बनाया, ठीक है ना। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार करा। 1947 22 जनवरी यानी आज़ाद होने से पहले। 1947 में आज़ादी जरूर मिली है लेकिन अगस्त में मिली है, ये बात जनवरी की चलती है। तो हमने जनवरी में, देख रहे हो, आज़ादी मिलने से पहले हम लोग सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो चुके थे कि हमें ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ ऐसे करनी, तभी तो काम करोगे आप आगे। स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना भी इन्हीं उद्देश्यों पर आधारित थी कि स्वतंत्र भारत का जो संविधान है वो किस तरीके से होगा, ठीक है ना। 22 जुलाई, अब जुलाई आता है ना अगस्त के बाद, पहले आता नलायकों जुलाई फिर अगस्त आता है क्या? हर चीज में कह देते हैं। जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। फिर नेशनल फ्लैग, कौन सा तुम्हारा नेशनल फ्लैग? तिरंगा ना, तिरंगे को अपना दिया गया और वो है ही तिरंगा जो है क्या है तुम्हारा? नेशनल फ्लैग है। आप देखते हो क्रिकेटर्स वगैरह जब खेलते हैं तो उनके यहाँ पर तिरंगा बना होता है ना, माथे पे या उनके साइड में कंधों वगैरह पे ही बना होता है, उनके टी शर्ट पे ही बना होता है। या जो कॉमनवेल्थ में भी जाते हैं रिप्रेजेंट करने तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आजकल हम फ्लैग से भी मान लेते हैं ये कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे तो टीम्स के कलर्स भी अलग अलग होते हैं, किसी का ब्लू है, किसी का ग्रीन है, किसी का येलो है, किसी का रेड है ना, अलग है। ऑरेंज नहीं देखा मैंने किसी का, ठीक है। इस संविधान में 395 अनुच्छेद, आर्टिकल्स, 22 भाग तथा 8 सूचियां थी। कितना बड़ा संविधान हो गया? 400 के आसपास ही मान लो, 395 400 के आसपास ही हो गया। लेकिन तुम्हें एग्जैक्ट नंबर ही लिखना अगर पूछ रहा था, ये आसपास की बात होती है तो तुम 400 कह सकते हो। ये 395 तो अनुच्छेद है, 22 उसके भाग हैं और 8 उसमें सूचियां हैं। 26 नवंबर 1949 को यह संविधान स्वीकार किया गया। इसको बनने में 2 वर्ष यानी 2 साल 11 महीने 11 मंथ एंड 18 डेज इतना टाइम लग गया। यानी कहीं ना कहीं दूसरा संविधान, दूसरों के संविधान को देख के उतारने में भी इतना टाइम लग गया। और टाइम क्यों लगा? क्योंकि उनकी सारी चीजें हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते थे। अब तुम्हारे यहाँ काले गोरे का कानून नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ काला गोरा होता नहीं है। अफ्रीका में जाति नहीं होती, जाति होती है लेकिन जाति के आधार पर वहाँ भेदभाव नहीं होता, तो वहाँ जाति वाला कानून नहीं है। यहाँ जाति के आधार पर हो जाता तो यहाँ जाति वाला कानून बनाना पड़ा, ठीक है। तो हर कंट्री ने अपने अपने हिसाब से बनाया है, ठीक है। अब मान लो किसी कंट्री में फ्रीडम पहले से ही मिली हुई आज़ादी, तो क्या वो आज़ादी के लिए कानून लिखवाएगी? वो तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी हो गया उनका। जबरदस्ती तुमने जो चीज़ मिली हुई उसी के लिए कानून लिखवा दिया, है ना। विभिन्न मुद्दों के लिए 8 कमेटियां बनी और अलग अलग मुद्दे थे, मुद्दे यानी जिस जिस चीज पर मैटर पर काम करना था या बात करनी थी, उनके लिए 8 कमेटियां बनी थी। संविधान सभा ने भारत के लिए संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट वाली संसद है ना, और संघात्मक व्यवस्था, संघ के साथ, संघ जानते हो ना, ग्रुप, ठीक है ना, व्यवस्था को स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर, इसलिए हम बोल रहे हैं रिपब्लिक डे बना रहे हैं 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी 1950 में संविधान को लागू कर दिया। लागू करने का उससे पहले देखो कोई भी समानता का अधिकार नहीं था, क्योंकि संविधान ही लागू नहीं हुआ था। तो जैसे चल रहा था इंडिया वैसे ही चल रहा था, यानी आज़ाद होने के भी 3 साल तक, 3 साल नहीं मतलब 2 साल कुछ महीनों तक ऐसी चलती रही चीज़ें। और जब वो लागू हो गया उसके बाद से सारी चीज़ें चेंज हो, उसके बाद से जाति, धर्म, भेदभाव, ये सब चीज़ धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हुई। कुछ आर्टिकल पहले भी तो लागू कर दिए गए थे।
हाँ, तो लेकिन ऐसे प्रॉपर एक होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन को जब तुम फाइनली कर देते हो। अब आपको क्लास के अंदर रूल बनाने के लिए बोला गया, आप मॉनिटर हो, आपको बोला पूरे स्कूल के लिए रूल बना, आपने कहा ठीक है जी रूल बनाते हैं। तो आपने कुछ रूल्स लिखे कि एक बारी में एक ही बच्चा वॉशरूम या पानी के लिए जाए, तो आपने उसके लिए कार्ड्स बना दिए कि कार्ड बना देते हैं, ये कार्ड लेके जाएगा। और अगर कभी कोई टीचर या कोई दूसरी क्लास का मॉनिटर, क्योंकि अलग अलग क्लासेस में अलग अलग मॉनिटर्स होंगे, वो क्रॉस चेक करना भी चाहे कि ये घूम तो नहीं रहा, तो उसको बुलाएगा बच्चे को, इधर आओ जी, क्या करने आए थे, पानी पीने आए थे। तो उसके कार्ड पर लिखा होगा, तुमने जो भी कार्ड बनाया कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए या यूज फॉर वॉशरूम के लिए तुमने उसमें कार्ड बनाया, अच्छा आइडिया दिया। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा बना दिया। अरे जैसे हम टिकट नहीं होते, हमारे में तो है। मेरे स्कूल में जिन स्कूलों में अलाउड है उसमें तो अच्छी बात है ना भाई, आप लागू कर दो। अब या दो बच्चों के लिए लागू कर दो कि वॉशरूम देखो दो बच्चे भी एक साथ जा सकते हैं, नहीं जा सकते जा स्कूल में सकते अलाउड नहीं है। हमारे नहीं अलाउड नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक सिचुएशन है। प्यास दो बच्चों को अगर लग रही है तो एक बच्चा प्यास रोक सकता है, लेकिन वॉशरूम उस टाइम पर जाना वॉशरूम कंपल्सरी में दोनों जा सकते हैं। जा सकते हो। तो हमने दो बच्चों के लिए बना दिया। अब मान लो आप 12th क्लास के हो, है ना, और कोई 8th क्लास का मॉनिटर आ गया, तो वो 12th क्लास के बच्चे से भी पूछ सकता है कि आप कहाँ घूम रहे हैं, है ना। तो उन्होंने कहा वॉशरूम जा रहा था या जा रही थी, उन्होंने कहा कार्ड दिखाओ, तो उन्होंने कार्ड दिखा दिया, कहा ठीक है लीगल है, क्योंकि आपके पास कार्ड है, इट मीन्स कि आप किसी मॉनिटर से परमिशन या टीचर से परमिशन लेके आए, या प्रिंसिपली किस दिन राउंड पे हैं, उन्होंने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा मैम यहाँ जा रही थी या यहाँ से आ रही थी, ठीक है ना। तो 8 कमेटियाँ बनाई थी, उन 8 कमेटियों ने क्या बोला कि हम एक काम करते हैं, अलग अलग लेवल पर अलग अलग मुद्दे जो भी हैं उनके लिए अलग अलग कानून बनाना शुरू करें, ठीक है ना। तो कुछ कानून तो धीरे धीरे लागू हो गए, जैसे ये तुमने लागू कर दिया। अब एक कानून और हुआ कि किसी बच्चे को जल्दी घर जाना है, ध्यान से समझो बात को, किसी बच्चे को जल्दी घर जाना है, उसकी परमिशन मॉनिटर नहीं दे सकता, उसकी परमिशन टीचर ही देगी। तो जो कानून बड़ा है ना, टीचर तो एटलीस्ट देता ही है, टीचर तो साइन करता है कि हाँ मैं मेरी तरफ से परमिशन ग्रांटेड है, मुझे पता है इस बच्चे की तबीयत खराब है और इसे भेज सकते हो, ठीक है। उसके बाद वो प्रिंसिपल देंगी परमिशन, या प्रिंसिपल देंगे, जो भी लड़का है तो मेल और फीमेल है, या प्रिंसिपल नहीं है तो उनके बिहाफ पर वाइस प्रिंसिपल दे देते हैं, वो भी नहीं है तो उनके बिहाफ पर एचओडी। तो क्यों बनाया हमने प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एचओडी, कि अगर कोई एक बंदा अवेलेबल ना हो तो दूसरा बच्चा तो घर ही नहीं जा पा रहा है, मान लेते प्रिंसिपल नहीं आया, बच्चों का इमरजेंसी है, जाना भी है, तो वो तो घर ही नहीं जा पा रहा है, तो कैसे करेंगे इस चीज को। तो उन्होंने वाइस प्रिंसिपल बना दिया, और वाइस प्रिंसिपल भी अवेलेबल नहीं है तो फिर कौन लेके जाएगा, तो एचओडीज होंगे, और एचओडी भी नहीं है तब उसकी मैम उसके लिए जिम्मेदार है कि वो उसको परमिशन देंगे कि आप जाओ। मॉनिटर फिर भी कहीं से कहीं तक किसी भी क्लास का, चाहे फर्स्ट का है, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, अप टू 12 किसी भी क्लास का होगा, वो जिम्मेदार नहीं है कि वो किसी बच्चे को घर भेजे। टीचर ने अपना भेज दिया, चला गया। संविधान के स्रोत सोर्सेस क्या हैं। 1935 का भारत सरकार का अधिनियम, अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली, 1928 की नेहरू रिपोर्ट जिसमें संघ सरकार की स्थापना, संघ सरकार मतलब ग्रुप वाली, वही प्रिंसिपल वाला सिस्टम कि एक प्रिंसिपल होगा, फिर वाइस प्रिंसिपल होगा, फिर एचओडीज होगा, फिर एचओडीज भी अलग अलग डिपार्टमेंट के होंगे, फिर उनके नीचे टीचर्स होंगे, हेड टीचर अगर कोई और है, ठीक है। मेरे स्कूल में तो ऐसे ही था, जो मेरा स्कूल था, खैर तुम्हारे वाले में तो अभी ये चीज़ें लागू हुई, उनमें बहुत पहले से, उनमें पहले प्रिंसिपल होते थे, और प्रिंसिपल भी 2 होते थे, कि अगर कोई एक प्रिंसिपल दूसरे स्कूल में या किसी दूसरी जगह पर मीटिंग करने गया है तो उसके बिहाफ पर दूसरी प्रिंसिपल आएगी। क्यों 2 प्रिंसिपल बनाए थे उन्होंने चीज़ों को 2 हिस्सों में बांट रखा था कि 1st to 5th ये वाली प्रिंसिपल एक्ट करेगी, और 6th to 12th ये वाली प्रिंसिपल एक्ट करेगी। वाइस प्रिंसिपल भी उनके नीचे 2 थे कि आप 1st to 5th देखते, स्कूल एक ही था लेकिन प्रिंसिपल 2 हिस्सों में डिवाइड थे, ठीक है। तो ऐसे नेहरू ने वो चीज़ें बनाई कि प्रेसिडेंट फिर वाइस प्रेसिडेंट, इस तरीके से संघ वाली सरकार बनेगी, ठीक है ना। अब ब्रिटिश से कानून जो लिया है वो कौन सा लिया है, सरकार का संसदीय रूप, सरकार संसद यानी पार्लियामेंट फॉर्म होगी, कानून के शासन विचार, विधायिका का अध्यक्ष पद, कानून निर्माण की विधि, ये सारी चीजें ब्रिटिश से ली। अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोपन, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देश, फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, कनाडा से एक अर्ध संघात्मक सरकार का प्रारूप, फिर विशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ये सब अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से लेकर, ठीक है। नीचे कुछ प्रश्नावली है उसको देख लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, संविधान से क्या तात्पर्य है, तो मोस्टली ये आता ही आता, तुम्हारे पेपर में हो सकता है आ जाए। दूसरा है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया,
है ना, जैसे नेहरू जी का नाम आया था ना ऊपर, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब जो अगर तुमने पढ़े हैं ऊपर के पॉइंट्स तो नीचे के आंसर्स तुम आराम से कर लोगे। तो ऊपर के पॉइंट्स पढ़ते हुए चलना है, नीचे से आंसर्स देखने कि भाई ये 10 क्वेश्चन के मुझे आंसर आते नहीं आते, जितने ईमानदार से आते हैं उनको टिक करो, ये आते हैं 10 में से 6 के आते हैं, 4 को फिर रिवाइज कर लो, क्योंकि जब तुम 4 को रिवाइज कर लोगे 10 पूरे हो जाएंगे तो तुम 2 अंकीय वाले भी कर लोगे। किसी भी राष्ट्र को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, अब तुम्हें पता है संविधान किसे कहते हैं, तो तुम उसको बना के लिख सकते हो कि संविधान की जरूरत किसी भी कंट्री को क्यों पड़ती है, तो संविधान वाली डेफिनेशन लिख दो और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। जैसे लिखा है भारतीय संविधान शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार करता है, संविधान में किस प्रकार से बंटवारा करा हुआ है। 5 मार्क्स में क्वेश्चन होगा। अब अभी पहले 2 का तो कर ले, जब तो 5 पाएंगे। फिर लिखा हुआ संविधान के 2 कार्य लिखो, फिर संविधान के 2 कार्य, अगर आपने ऊपर वाले पॉइंट्स पढ़े या बुक पढ़ी है, चैप्टर पढ़ा वर्ड टू वर्ड, तो वेल एंड गुड है, वेल एंड गुड है, आप अच्छे काम से लिख सकते हो। अब 4 अंकीय में आ गया, लिखा गया ना, भारतीय संविधान तालमेल व विश्वास बढ़ाता है, जो सरकार के बीच में तालमेल और लोगों के लिए विश्वास बढ़ाता है ना, लोगों को ट्रस्ट है कि हाँ भाई लोग जो हैं अब जो सरकार चुन रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग चुन रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर चुन रहे हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुन रहे हैं, ठीक है ना। इस कथन को अपने शब्दों में तो 4 अंक में भी आप लिख सकते हो। ये लिखा हुआ है संविधान समाज की आकांक्षाओं व लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किस प्रकार मदद करता है, ऊपर जो चीजें लिखी हुई है ना, कि हर प्रांत में से एक एक बंदा लिया गया, हर जगह से हर चीज उसमें है ना, तो वो चीज आप अच्छे से एक्सप्लेन करके दे सकते हो। 6 अंक में आ रहा है तो आप लिख रहे हो जैसे लिखा है संविधान के 3 कार्यों का वर्णन, ऊपर 2 कार्य पूछे थे 2 नंबर में, अब जब 6 नंबर में है तो आप 3 कार्य लिखो और इन तीनों कार्यों को एलोबरेट करके लिखो, इन्हें एक्सप्लेन करके लिखो। आंसर समझ में आ गया ना कैसे लिखना है। 1 नंबर वाले जब आप कर लोगे ना तो 2 नंबर वाले इजी हो जाएंगे, 2 नंबर वाले कर लोगे उसी को 4 नंबर में थोड़ा सा बढ़ा कर लिखना है अच्छे ढंग से, और जब 4 नंबर वाला आ जाएगा तो 6 नंबर में भी उसमें थोड़ा सा बढ़ाना है। कहा जाता है भारतीय संविधान उधार का दस्तावेज है, ठीक है ना, उधार की मतलब दूसरों से हमने लिया है, तो अगर बुक पढ़ी है, बुक का चैप्टर पढ़ा है, बेस्ट है, उससे ऊपर कुछ नहीं, एनसीईआरटी बेस्ट होती है, एनसीईआरटी में से पढ़ो। ये नोट्स तो तब की बात है कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा चैप्टर और तुम आज ही पढ़ने आ रहे हो, तो ये नोट्स काम कर कि तुम थोड़ा बहुत करके अपना 50-55 का राउंड लिया होगा, क्योंकि तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 या जितने भी तुम्हारा पेपर हो रहा है उतने चाहिए या अच्छे मार्क्स चाहिए, तो एटलीस्ट आपको बुक पढ़नी पड़ेगी और वर्ड टू वर्ड पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। आगे आ जाते हैं भारतीय संविधान में अधिकार, अध्याय 2 यानी चैप्टर 2 है भारतीय संविधान में अधिकार। आप संविधान ही पढ़ रहे थे तो उसके अंदर अधिकार भी पढ़ने पड़ेंगे। व्यक्तिगत विकास हेतु अधिकारों की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति अपना पर्सनली व्यक्तिगत रूप में इंडिविजुअली अपने आप को विकास कर सके, उसके लिए हमने संविधान में अधिकार डाल दिए। ये भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के प्रारूप में भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कहाँ पर? भाग 3 पार्ट 3। संविधान द्वारा प्रदत्त और संरक्षित अधिकारों की सूची अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अधिकारों का घोषणा पत्र ऐसे करके बढ़ाता होता है, तुम्हारे पास लिखा हुआ नहीं है लेकिन तुम सबको पता है। जब तुम पैदा हुए ना तब तुम उस टाइम पर पैदा हुए हो कि जब तुम्हारे लिए संविधान लागू हो चुका, तो तुम्हें कुछ चीजें शुरुआत से मिल गई, जैसे राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू एजुकेशन। तो ये सब चीजें तुम्हें मिलती चली गई। अब तुम्हारे पास हर किसी के पास सूची नहीं बनी हुई, कोई हाथ में चिट्ठी लेके नहीं चलता कि देखो ये मिला हुआ है, मिला हुआ है, पता चल गया, गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी, सबके लिए हो गया। जैसे लिखा हुआ है हमारे 6 मौलिक अधिकार है। पहला समानता का अधिकार 14 to 18 अनुच्छेद के अंदर है, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18। स्वतंत्रता, पता ही है स्वतंत्रता मतलब आज़ादी होता है, तो 19 यानी 18 तक हो गया तो 19 से शुरू करो, 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार तो 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी 29 to 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। लेकिन इनका मतलब स्वतंत्रता के अधिकार का मतलब ये नहीं कि तुम इंडिया के किसी मिलिट्री बेस में चले गए। समानता का अधिकार ये नहीं है कि तुम टीचर से लड़ने लग गए, भाई उसके 90 आए तो मेरे भी 90, तो समानता का अधिकार है। अधिकार किस फॉर्म में मिला ये भी पता होना जरूरी है। हर चीज के लिए समानता का अधिकार नहीं। 2 लोग हैं, हॉस्पिटल गए, एक को मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एक्स पर्सन है, उसे गोली लगी और एक को बुखार है, तो डॉक्टर को किसे देखना चाहिए? तो समानता के अधिकार पर नहीं देखेगा, वहां पर वो इमरजेंसी जिसको ज्यादा उसके अकॉर्डिंगली देखेगा, ठीक है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, हनन मतलब अगर कोई आपसे उनको छीन रहा है या आपको मिल नहीं रहे हैं, छीनना और बात है, ना मिलना और बात है ना। यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है यानी कोई तुम्हें मौलिक अधिकार तुम्हारे या तो छीन रहा है या तुम्हें मिल नहीं रहे। अंबेडकर साहब से छीने भी जा रहे थे और मिल भी नहीं रहे थे। पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जा रहा था,
और जब वो पढ़ने जा रहे थे तो उनसे छीने भी जा रहे थे कि तो आप बाहर बैठो, या कुछ छोटी क्लासेस में उसमें दिखाया जाता है कि घड़े से पानी नहीं पीने दे रहे उन्हें, है ना, या झाड़ू लगवा रहे हैं उनसे, तो कितनी गलत बात है। तो नागरिक सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय इसलिए बनाए हैं, न्यायालय का काम सिर्फ सजा देना नहीं है। अगर आपके कोई अधिकार छीन रहा है तो उसको बुलाएगा, कहेगा भाई न्याय क्यों, दिलाना भी किस है। बेस पर छीन रहे हो आप, न्याय देना है। मैं जा सकता है, न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने का आदेश दे सकते हैं। उन्हें रिट या प्रादेश कहते हैं। रिट वगैरह वाली पढ़ी है ना, बुक के अंदर भी है रिट, जैसे बंदी, प्रत्यक्षकरण, परमादेश, निषेध, आदेश, अधिकार, परीक्षा, उत्प्रेक्षण, ये सारी की सारी चीजें। यानी तुम उसे लागू करवाओगे, न्यायालय के पास पावर है कि आप मुझे बताओ क्यों लागू नहीं करवा रहे। आप किसी ऑफिस में जा रहे हो, वहां पे आपके साथ आपको लग रहा है ऐसा कि पार्शियलिटी हो रही है ना, यार सबको 10 बजे बुलाते हैं, मुझे 9:30 बुला रहे हैं, और सबकी छुट्टी 5 बजे हो रही है और मैं 7 बजे जा रहा हूँ, तो सबका कहीं ना कहीं पार्शियलिटी है। आप वहां पर तो न्यायालय नहीं जाओगे, वहां पर आपके पास होता है HR, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। अब वहां जाओगे, मैम हाँ मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। अब वो पूछेगी क्यों, या पूछेगा अगर लड़का है तो क्यों, आपने कहा जी मेरे साथ गलत हो रहा है। कैसे सर, कैसे गलत हो रहा है बताइए। कब सब आते हैं 10 बजे, मुझे 9:30 बजे बुलाया जा रहा है, कब से, का 1 महीना हो गया, का आप अब आ रहे हो कंप्लेंट करने, का और का सब 5 बजे जा रहे हैं, मैं 7 बजे जा रहा हूँ, मुझ पर काम का लोड ज्यादा है। अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसको चलो हंस के या समझा के बता दिया जाता है, मुझसे कोई गलती होती है तो मुझ पर चिल्लाया जाता है, या मुझे डांट दिया जाता है, या मुझे धमकी दी जाती है तेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने कहा अच्छा कल ही मिलते हैं आपके मैनेजर से। अब बुला लिया मैनेजर को सुबह, हाँ जी 9:30 बजे बुलाते हो आप इन्हें, वो मैम ये काम ना ठीक नहीं कर पा रहे, इन्हें सिखाया जा रहा है। अच्छा तो ड्यूटी टाइम के अलग सिर्फ पहले सिखा लोगे आप, जो ड्यूटी टाइम्स हैं, जो वर्किंग आवर्स हैं, उससे पहले बुला सकते हो आप, परमिशन है आपके पास? नहीं मैम, या जो भी सर है तो नहीं सर, जो वर्किंग आवर्स है उसके बाद आप इन्हें भेजोगे, परमिशन है आपके पास? नहीं, आपकी नौकरी गई। उसकी नहीं भेजेंगे जिसका हनन हो रहा है, उसका तो हनन हो रहा है, उसके साथ तो गलत हो रहा है, उसकी नौकरी जाएगी मैनेजर की। ये गलती क्यों करी? क्योंकि अगर आप आज इस चीज को बढ़ावा दोगे तो कल तुम्हारे जो नीचे वाले सबॉर्डिनेट, मान लो कल को यही बंदा मैनेजर बन गया जिसके साथ ऐसी चीजें हो रही थी, 9:30 बजे बुलाना, 7 बजे भेजना, ठीक है ना, और जब ये मैनेजर बन गया, इसने नीचे अपने पब्लिक या जो उसके नीचे काम कर रहे हैं, इसके सबॉर्डिनेट, उनके साथ ऐसा करना शुरू करा, तो ये प्रथा नहीं बन जाएगी, सब लोग फिर ऐसे ही करना शुरू करेंगे। तो उसको उसी टाइम पर रोकना, पहले तो वार्निंग ही देते, एकदम से तो नौकरी नहीं छोड़ते, पहले वार्निंग देते कि वार्निंग दे रही हूँ मैं, आज के बाद मैं ना सुन लूँगी, ठीक है, और अगर ज्यादा बड़ी बात होती है तो नौकरी दे, डिसमिस सीधा, आप घर पे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें वर्ष 2000 में, सन 2000 यानी ईयर 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया, ठीक है ना। मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें मिलने पर, अब मानव अधिकारों का गठन क्यों करना पड़ा? क्योंकि मानव के अधिकारों की शिकायतें मिल रही थी। मजदूर से मजदूरी कराने के लिए बुला लिया कि भैया तुझे मेरे यहाँ काम कर रहा है, 8 घंटे बोल के लाए, 12 घंटे काम करा रहे, बोल के लाए 1000 रुपए, दे रहे 600 रुपए, तो काम भी ज्यादा कराया और पैसा भी कम दिया, है नहीं है गलत बात ये? इस तरीके की चीजें हुई इनके साथ। शिकायतें मिलने पर राष्ट्रीय मानव अधिकार यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो भी है तुम्हारा, है ना, अरे मानव अधिकारों के लिए सोशल जस्टिस वाला डिपार्टमेंट होता है। आयोग एवं स्वयं अपनी पहल या किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच करता है। जैसी किसी पीड़ित व्यक्ति ने याचिका मतलब PIL दाखिल कर दी, वहां पर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, एक्स कंपनी का नाम लेते हो, तो किसी कंपनी का नाम लेना सही नहीं, ठीक है ना, किसी एक्स कंपनी का नाम ले लेते और आप वहां जॉब कर रहे हैं, आपके साथ वहां पर गलत हो रहा है, आपको काम ज्यादा दिया जा रहा है बाकी के मुकाबले, आपको लंच टाइम में भी काम करवाया जा रहा है, अगर इस तरीके की चीजें होगी, आपने तुरंत एक मेल लिखा है HR को, बताया ना भी HR वाला एग्जाम्पल, और HR भी नहीं सुन रही है तो आप उससे ऊपर HOD को दोगे, वो भी नहीं सुन रहा, तब आप कोर्ट जाओगे कि ये कंपनी है मेरे को परेशान कर रही है, और मैंने देखो HR को मेल करा था, HR ने मेरी नहीं सुनी, HOD को करा था, HOD ने मेरी नहीं सुनी, तब आएगी कोर्ट, तब बुलाएगी कोर्ट उन दोनों को, HR को भी, वहाँ के HR को तो यार क्यों बुलाएगी, तो उसके लेवल का भी नहीं है, HOD को ही बुलाएगी, इधर आ जाओ, आप इस कंपनी में HOD हो, आपके यहाँ ये सब हो रहा, पता है आपको? सर पता है, मेल करा था, आपने क्या एक्शन लिया? सर कुछ नहीं, क्यों? डिसमिस, और हो सकता है कंपनी सीज करा दे, कंपनियां तक बंद करा दीजिए गवर्नमेंट अगर चाहे, ठीक है।
संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य मतलब तुम्हारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं, तो कुछ ड्यूटीज नागरिकों की थी। संविधान अधिनियम 2002 द्वारा एक और कर्तव्य, ये और नहीं होगा, ये और होगा, और कर्तव्य जुड़ने से इसकी संख्या 11 होगी। एक और कर्तव्य जोड़ के 11 फंडामेंटल ड्यूटी। जैसे तिरंगे का सम्मान करना सबके लिए है, उसमें किसी का कोई धर्म जात नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, सब SC, ST, OBC, जर्नल कोई भी हो, हिंदुस्तान का है तो उसका जिम्मेदारी है कि वो तिरंगे का सम्मान करे। राष्ट्रगान पर खड़ा होना सबके लिए है ना। तो ये कुछ जिम्मेदारियां बता दी गई। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया। पहले संपत्ति का अधिकार भी था ना उसके अंदर, फिर उस पर निकाल दिया गया, अलग कर दिया, कहीं और डाल दिया गया। कहाँ डाल देगा उसके बारे में बात में पड़ेगा। 93वें संशोधन 2002 में द्वारा शिक्षा के अधिकार को 21A में जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार मतलब शिक्षा तो मिलेगी, कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक फ्री मिलेगी। फिर उसके बाद मिड डे मील जैसी चीजें लागू करी गई, फिर किताबें लागू करी गई, फिर लाडली योजना लागू करी गई। ये बहुत सारी योजनाएं फिर आती रही। नीति निर्देश तत्व वे सिद्धांत हैं जिन्हें राज्य का आदर्श रूप में रखने का निर्देश दिया गया है। ये संविधान के भाग 4 में वर्णित है, पार्ट 4, परंतु इन्हें न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है। न्यायालय अगर जाओगे तो वहाँ नीति निर्देश तक बहुत कुछ नहीं कर। हाँ, सुझाव देना एक अलग बात है और फैसला देना एक अलग। सुझाव इज अ डिफरेंट थिंग और फैसला उसके लिए डिसीजन लेना वो अलग। मौलिक अधिकार व नीति निर्देश तत्वों में अंतर क्या है? देखो, मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं, इन पर सीमाएं लगाई जा सकती हैं। स्वतंत्रता का अधिकार तो एक लिमिट में कि इतनी स्वतंत्रता है तुम्हारे पास, कहीं भी नहीं चले जाओगे तुम, ठीक है ना। नीति निर्देश कोई सीमाएं नहीं है, ना ही कोई कानूनी संरक्षण प्राप्त, कोई सीमा नहीं सर, कोई बाउंड्री नहीं। अब इसे क्वेश्चन आंसर आ गए। मौलिक अधिकारों की उपयोगिता को स्पष्ट करें। मौलिक अधिकार क्यों चाहिए, क्यों उपयोगी है, तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है, बेनिफिशियल क्यों है, ठीक है ना। हम कर्तव्यों का पालन क्यों करना चाहिए, बताओ भाई, कर्तव्यों का पालन क्यों कर रहे हो? ऐसा नहीं भाई सजा मिल जाएगी, कर्तव्य का पालन नहीं करो सजा मिल जाएगी, मतलब ये तुम्हारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। तुम तिरंगे का सम्मान नहीं करोगे तो कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें एकदम फांसी चढ़ा दो, लेकिन तुम्हारे अंदर खुद राष्ट्र भावना होनी चाहिए। भाई मैं मेरे देश से कितना प्यार करता हूँ, वो दर्शा, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आप कर लो, 1 नंबर वाले, फिर 2 नंबर वाले ये रहे, और फिर 4 नंबर वाले। जब आप ये सारे कर लोगे और कोशिश करो, मेरी मानो तो ये बुक में से करो, क्वेश्चंस यहीं से पढ़ो और बुक में से इसके आंसर ढूंढ के लिखो। इन 2 चैप्टर्स के तुम्हारे पास 3 तारीख को है ना पेपर, 3 तारीख से पहले 4 को, तो तुम्हारा जल्दी हो जाएगा। 4 तारीख तक वो टाइम है अभी। तो यू हैव 29, 30, 1, 2, 3 4 डेज, ठीक है। जिसका 4 को इसका 4 को, जिसका 3 को इसका 3 को, या जिस भी डेट में, तो अभी तक मैक्स एटलीस्ट तुम्हारे पास 4 डेज तो है। तो तुम्हारे पास अगर 10 घंटे से भी लगाया था तो 40 घंटे है तुम्हारे पास, कर सकते हो तुम्हारा। 6 चैप्टर बड़ी चीज़ है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।